हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने इश्यू ऑफ शेयर के सीरीज़ में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फोर फीचर होता क्या है। फोर फीचर का मतलब होता है एक्वायर कर लेना, परमानेंट एक्वायर कर लेना। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोले जब्त। यानी अगर कोई एक शेयर होल्डर ऐसा है, कोई एक शेयर होल्डर है जिसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया या सेकंड कॉल नहीं दिया या फाइनल कॉल नहीं दिया, और हमने उसे कई बार रिमाइंडर भी दिया, कई बार नोटिस भी दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो हमारे शेयर का पेमेंट नहीं करता, तो कंपनी को ये राइट है कि कंपनी उस शेयर को क्या कर सकती है, फोरफिट कर सकती है। यानी कंपनी वो पहले वाले शेयर होल्डर से वो शेयर एक्वायर करके किसी अदर को री इशू भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना लॉस तो नहीं चाहेगी ना। अब मान लो एक पर्सन है, उसके पास मेरे 5000 शेयर है और वो मुझे सेकंड कॉल 20 रुपीज़ की सेकंड कॉल नहीं देता, तो कंपनी का कितना नुकसान होगा यहाँ पे? क्या कंपनी इतना नुकसान बियर करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो कंपनी क्या करेगी, पहले वाले शेयर होल्डर से शेयर को फोरफिट कर लेगी और उसी शेयर को बाद में मार्केट में री इशू कर देगी। ठीक है, तो देखो फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है। If the shareholder fails to pay allotment or call money or both, the company send reminder to the shareholder to make the payment of call in arrear. If shareholder does not respond to reminder and fail to pay money, then the director can forfeit his share as per the provision. When shares are forfeited, the share capital is debited. अब ये क्यों होता है? देखिए, जब मैं शेयर इशू करती हूँ, जब हम न्यू शेयर इशू करते हैं, तो शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, मैंने शेयर इशू किया तो यहाँ पे क्या था, पहले एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद एंट्री हुई थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी क्रेडिट से इंक्रीज होती है, क्रेडिट से इंक्रीज होती है और लायबिलिटी डेबिट से डिक्रीज होती है। तो जब यहाँ पे हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे थे, इशू करने पे हमारे पास पैसा आ रहा था, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही थी, तो वो क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड में जा रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने वो शेयर को फोरफिट करना है। फोरफिट का मतलब कि उसे हमने शेयर कैपिटल कैटेगरी से ही निकाल देना है, शेयर कैपिटल कैटेगरी से हमने उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब शेयर कैपिटल बढ़ रही थी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, अब डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल अभी कम हो रहा है। अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी डेबिट साइड से क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इतना तो हमें पता लग गया कि शेयर कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टू अनपेड कॉल्स, या अनपेड कॉल्स का दूसरा नाम क्या है, कॉल इन एरियर्स लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पैसा हमें रिसीव हो गया है वो लिखेंगे हम थ्रू फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, एक बार देखो जरा दोबारा से, शेयर कैपिटल डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। टू अनपेड कॉल, जो भी हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला या अलॉटमेंट नहीं मिला या फाइनल कॉल नहीं मिला, तो टू अनपेड कॉल, या उसका दूसरा नाम क्या है, कॉल इन एरियर्स, वो लिख देंगे। और टू फोर फीचर, फोर फीचर में क्या आएगा, जो मनी हमें सामने वाले से ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड जो भी होगी वो फोर फीचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो एक पर्सन है जिसके पास मेरी कंपनी के 100 शेयर हैं। ठीक है, और उस एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपये, यानी उससे मुझे कितने रुपए मिलने वाले थे, 1000 रुपये मिलने वाले थे ना। अब ये केस कैसे सॉल्व होगा? हाँ जी, देखो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। 100 शेयर हैं, 10 ईच, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और उसने हमें फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, मैंने क्या बताया था, पहले एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा। उसके बाद टू अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल क्या क्या है, फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल। और उसके बाद क्या होगा, 2 फोर फीचर हो जाएगा, फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब इनका अमाउंट कैसे जाएगा, शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, एक शेयर 10 का था, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 1000। पहले ये 1000 जब हमने इशू किया होगा तो हमने इसको क्रेडिट किया होगा, बट अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना अपना कैपिटल, तो डेबिट हो जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल मनी कितना था, 2 रुपये,
तो 200 यहाँ चला गया फर्स्ट कॉल में। फिर फाइनल कॉल 100 शेयर पे, फाइनल कॉल मनी कितना है 300 यहाँ चला गया। फिर 100 शेयर पे फोर फीचर क्या होता है, जो मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। क्या क्या मिल गया था हमें एप्लीकेशन का 2 रुपये मिल गया और हमें अलॉटमेंट के 3 रुपये मिले हैं, यानी हमें ऑलरेडी कितने पैसे मिल चुके हैं 5 रुपये। तो यहाँ पे हम इसको 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 500। ये आपका एक नॉर्मल एक बेसिक केस है फोर फीचर का, जिसमें कोई प्रीमियम डिस्काउंट वो सब कुछ नहीं है। एक नॉर्मल केस है कि 100 शेयर से 10 का एक शेयर था, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं मिला, तो फोर फीचर का एंट्री कैसे होगा। क्लियर है। अब ये हो गया। अब अगला केस क्या है कि फोर फीचर कई बार ऐसे शेयर्स का भी होता है जो ऑलरेडी प्रीमियम पे इशू किए होते हैं, या कई बार ऐसे शेयर्स का भी फोर फीचर होता है जो डिस्काउंट पे इशू किए होते हैं। तो उनको कैसे हम ट्रीट करेंगे, देखो जरा एक बार। हाँ जी, ये केस है व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, यानी जो शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू किए थे। ठीक है। वेयर द फोर फीचर शेयर ओरिजिनली बीन इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, एंड हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड और नॉट, तो ये 2 केसेस बनेंगे। यानी जब हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो 2 केस बनते हैं फोर फीचर के। पहला केस जब हमें प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो गया हो, प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया हो, यानी कि मान लो जो प्रीमियम था वो अलॉटमेंट के साथ में था और उस बंदे ने हमें अलॉटमेंट तो दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो अलॉटमेंट दे दिया तो मतलब प्रीमियम तो पे हो ही गया होगा ना। तो एक केस तो ये बनेगा जब प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो गया, और दूसरा केस क्या बनेगा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यानी कि अगेन अगर मान लेते हैं हम कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ में मिलना था और उसने हमें अलॉटमेंट ही पे नहीं किया। अब अगर अलॉटमेंट ही पे नहीं किया तो नॉर्मल है कि प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो जब हमें पैसा मिल गया है तो हमें कोई शोर नहीं मचाना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शोर नहीं मचाना है। अब शोर क्यों नहीं मचाना, पैसा मिल गया, चुपचाप जेब में रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो शोर नहीं मचाने का मतलब क्या है कि ना तो इसकी एंट्री डेबिट में होगी और ना ही उस प्रीमियम की एंट्री क्रेडिट में होगी। हम उस प्रीमियम को डेबिट से भी निकाल देंगे और क्रेडिट से भी निकाल देंगे। ठीक है, एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन एरियर। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो 10 का शेयर था और 2 रुपए का प्रीमियम था और अलॉटमेंट 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फाइनल कॉल, ऐसा कुछ लगा लेते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम किसके साथ में होगा, अलॉटमेंट के, यानी यहाँ पे होगा। तो अगर तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी मनी रिसीव हो चुकी है तो ये प्रीमियम हमें भूल जाना है। कैसे होगा आगे एग्जांपल से बताऊंगी, अभी सिर्फ इतने याद रखो कि अभी ऑलरेडी अगर रिसीव हो जाता है तो प्रीमियम को हमें भूल जाना होता है, और अगर रिसीव नहीं हुआ तो याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जब हमें प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम मिल गया था तो चुपचाप बैठ गए, हमने कोई शोर नहीं मचाया। लेकिन अब प्रीमियम नहीं मिला तो यहाँ पे तो हमें शोर मचाना है, यानी डेबिट में भी एंट्री होगी और क्रेडिट में भी एंट्री होगी। जब प्रीमियम ऑलरेडी मिल गया था चुपचाप हमने रख लिया, ना डेबिट में एंट्री हुई है और ना ही क्रेडिट में। और जब प्रीमियम नहीं मिला तो अभी शोर मचाना है, डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट में भी आ रहा है और क्रेडिट में अलॉटमेंट के साथ में ऐड होके आएगा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन देखो फिर आपको अच्छे से समझेगा। हाँ जी, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लो एक पर्सन है, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, तो ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड कॉल का भी वेट करूं, फाइनल कॉल का भी वेट करूं। अगर कंपनी की मर्जी है, अगर कंपनी चाहती है कि फाइनल कॉल तक वेट कर लेते हैं, तब कंपनी उसके शेयर को फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करेगी। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि क्यों इतना नुकसान करना है, अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है, तो मे बी वो सेकंड और फाइनल कॉल भी नहीं देगा, तो यहाँ पे कंपनी की मर्जी है, वो फर्स्ट कॉल के बाद भी शेयर फोरफिट कर सकती है। मान लो किसी ने फर्स्ट कॉल दे दिया और सेकंड कॉल दे दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है, तो तब तो केस यही रहेगा, डायरेक्ट फोरफिचर फाइनल के बाद। ठीक है, लेकिन फर्स्ट दे दिया और फिर हमने उससे सेकंड मंगवाया, उसने सेकंड भी नहीं दिया, तो हम सेकंड के बाद भी फोरफिचर कर सकते हैं। मतलब फोरफिचर के लिए मैं कहना क्या चाहती हूँ कि फोरफिचर के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपने लास्ट में ही फोरफिचर करना है। आप किसी भी इंस्टॉलमेंट के बाद फोरफिचर कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद भी हो सकता है, सेकंड के बाद भी हो सकता है, या सारे इंस्टॉलमेंट के बाद भी, जैसा कंपनी का प्रेफरेंस होता है वैसे ही हम फोरफिचर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन देखो एक बार। सुमन लिमिटेड है, 10 का शेयर था, 3 प्रीमियम था,
और 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, यानी 5 में 3 रुपये तो प्रीमियम के हैं, तो 2 रुपये किसके होंगे, अलॉटमेंट के होंगे। 2.5 फर्स्ट कॉल, 2.5 फाइनल कॉल। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एक पर्सन ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया एंड फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया, यानी कि अशोक जो है उसने हमें क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, और उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, डायरेक्टर्स ने वेट नहीं किया फाइनल कॉल का और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, फॉरफीचर का एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स, यहाँ इसने क्या क्या पे नहीं किया है, अलॉटमेंट पे नहीं किया और हमारा फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, और उसके बाद क्या आता है, टू फॉरफीचर, ये एंट्री होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिला, हमें सामने वाले पर्सन ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि हमें शोर मचाना है, हमें पैसा नहीं मिला, शोर मचाना है, हमें डेबिट में भी उसको लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है। जब हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली इसका मतलब हमें प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, और प्रीमियम नहीं मिला तो शोर मचा दो, डेबिट में भी लिख दो और क्रेडिट में भी लिख दो। ठीक है, तो यहां पे मैं डेबिट में लिख रही हूं शेयर प्रीमियम डेबिट, और क्रेडिट में कहाँ आएगा, क्रेडिट में क्योंकि वो अलॉटमेंट के साथ था ना, तो क्रेडिट में हम अलॉटमेंट के साथ में लिखेंगे, 2 का अलॉटमेंट है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। अब एक चीज और देखनी है, देखो 200 शेयर है, 200 शेयर पे प्रीमियम कितने मिलने वाला था, 3 रुपए, तो यहाँ तो चलो मैंने मान लिया 200 शेयर्स पे 3 रुपए प्रीमियम मिलने वाला था, ये हो गया यहाँ पे 600। ठीक है, सिर्फ एक चीज, ये तो केस क्लियर हो गया, लेकिन शेयर का वैल्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो कितना लेना है हमने। अब कंपनी में यहाँ पे बोला डायरेक्टर्स ने उसका फर्स्ट कॉल के बाद ही पैसा फॉरफिट कर लिया, अगर उसका पैसा हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, क्या हमने उससे फाइनल कॉल मंगवाया, नहीं मंगवाया। अब जो पैसा मैंने उससे मंगवाया नहीं, क्या उस पैसे के लिए मैं उसको जिम्मेवार ठहरा सकती हूं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने उससे फर्स्ट कॉल मंगवाया ही नहीं तो उसके फॉरफीचर के टाइम पे भी मैं फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन नहीं करूंगी। समझ में आ रही बात, फर्स्ट कॉल के बिना क्या अमाउंट बन रहा है, 3 ऑन एप्लीकेशन, और यहाँ पे प्रीमियम नहीं लेना क्योंकि प्रीमियम अलग से लिया है, तो 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 2.5, 3 + 2 + 2.5 7.5, यहां पे मैं क्या वैल्यू लेने वाली हूं, 7.5। क्यों लिया मैंने 7.5, क्योंकि फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं उससे, और फाइनल कॉल नहीं मंगवाया तो फाइनल के लिए उसको मैं क्लेम भी नहीं कर सकती हूं। ठीक है, तो यहां पे टोटल हो गया ये 1500, और यहां पे 200 × 5 ये हो गया 1000, फिर 200 × फर्स्ट कॉल मनी कितना था 2.5, यानी ये हो गया हमारा 500 रुपये, और फॉरफीचर कितना हुआ, उसने हमें क्या पे किया था, उसने हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, यानी उसने हमें सिर्फ 600 रुपीज़ दिए। हाँ जी, समझ में आया। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया हुआ है, देखिए शेयर कैपिटल, प्रीमियम, अलॉटमेंट, इधर शेयर कैपिटल 200 × 7.5, प्रीमियम 200 × 3, फिर अलॉटमेंट का था 200 × 5, फर्स्ट कॉल है 200 × 2.5, और फाइनल फॉरफीचर है 200 × 3 यानी ओनली एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये किसका ट्रीटमेंट था, ये तो था अशोक का ट्रीटमेंट, ये पूरा का पूरा केस किसका था, अशोक का था, और उसने हमें अलॉटमेंट भी नहीं दिया था, यानी कि उसने हमें प्रीमियम पे नहीं किया था। अब सेकंड केस कौन है, आगे है, व्हाइल अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, यानी उस पर्सन ने अलॉटमेंट तो पे किया है, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और फाइनल कॉल नहीं दे पाया, एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल के बाद हमने उसका शेयर फॉरफिट किया है। ठीक है, सो शो द जनरल एंट्रीज। अब देखिए जरा इसको कैसे करना है, हाँ जी देखिए अब इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे इसने हमें, जो ये पर्सन है अतुल, जिसके पास हमारे शेयर्स हैं, कितने शेयर्स थे 100 शेयर, इसने हमें फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, यानी क्या पे किया होगा, एप्लीकेशन पे किया होगा और अलॉटमेंट पे किया होगा। ये 2 चीजें इसने हमें पे की हैं और ये 2 चीजें इसने हमें पे नहीं की है।
ठीक है, इसने हमें क्या क्या पे किया है, एप्लीकेशन पे किया और अलॉटमेंट पे किया है। अब हमें बोला गया कि हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किया, यानी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू क्या क्या पे नहीं किया, अनपेड कॉल्स टू फर्स्ट कॉल और अनपेड सेकंड क्या था, फाइनल कॉल टू फाइनल कॉल, और जो मिल गया है वो कहाँ चला जाएगा, फॉरफीचर में, टू फॉरफीचर अकाउंट। ये हो गया, ठीक है। अब अमाउंट देखो कैसे जाएगा, कितने शेयर थे, 100 शेयर, और हमने फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट किए तो टेंशन ही नहीं है, पूरा का पूरा 10 रुपए का शेयर रहेगा। ये हो गया 1000। फर्स्ट कॉल कितने का था, 2.5 का, यानी 100 इंटू 2.5। फाइनल कॉल भी 100 इंटू 2.5। और फॉरफीचर कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो हमने क्या करना है, शोर मचाना है, लेकिन जब हमें प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो कोई शोर नहीं मचाना है। अब यहाँ पे इसने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट इसने दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया मतलब हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है, और अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हमने ना उसको डेबिट में लिखना है और ना ही हमने उसको क्रेडिट में लिखना है, ना ही हमने उसको डेबिट में लिखना और ना ही हमने उसे क्रेडिट में लिखना है। ठीक है बात। तो डेबिट में नहीं लिखेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, और क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, क्रेडिट में कहाँ नहीं जाएगा, क्रेडिट में एप्लीकेशन मनी कितना है 3, और अलॉटमेंट कितना है 5 का अलॉटमेंट था इंक्लूडिंग प्रीमियम, पर हमें क्रेडिट में भी इसको नहीं लिखना तो हमें यहाँ से प्रीमियम भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रुपये, 3 + 2 ये हो गया 5, यानी हो गया 100 इंटू 500। क्लियर है, यही इन्होंने यहाँ पे किया है। 100 शेयर 10 पर शेयर, 100 शेयर फर्स्ट कॉल 2.5, 100 शेयर फाइनल कॉल 2.5 एंड 100 शेयर फॉरफीचर 5 रुपये। ये कौन से 5 रुपये हैं, इसमें एप्लीकेशन है 3 का और अलॉटमेंट है इसमें 2 रुपये का। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर विद प्रीमियम। अब इसके बाद अगला केस क्या रहता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर विद डिस्काउंट, कि अगर शेयर ओरिजिनली हमने डिस्काउंट पे इशू किए थे और वो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए तो तब हमें कैसे करना है। ठीक है, वो भी देखो एक बार। हाँ जी, ये देखिए, व्हेन द शेयर वर ओरिजिनली इशूड एट अ डिस्काउंट, जब शेयर डिस्काउंट पे इशू किया जाए। व्हेन द फॉरफिटेड शेयर ओरिजिनली बीन इशूड एट डिस्काउंट, तो उस केस में क्या होगा, हम वो शेयर को फॉरफिट करेंगे तो हमें इनकम होगी। इनकम मतलब मान लो मैं उस शेयर को ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू कर रही थी, यानी मैंने वो शेयर 10 रुपए का जो था कितने में इशू किया होगा, 8 में। यहां मुझे क्या हो रहा था, 2 रुपए का लॉस हो रहा था। पर अब वही शेयर मैंने क्या कर लेना है, फॉरफिट, तो क्या वो 2 रुपए का लॉस अब होगा, नहीं। अगर डिस्काउंट, और डिस्काउंट में ऐसा भी नहीं होता डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट नॉट रिसीव्ड, ऐसा भी कोई केस नहीं होता। डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव, नॉट रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव, नॉट रिसीव्ड, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, चाहे वो रिसीव हो चाहे वो ना हो, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, शेयर फॉरफीचर की हमारी नॉर्मल एंट्री क्या रहती है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है, 2 अनपेड कॉल्स होती हैं या जिनको हम कॉल इन एरियर बोलते हैं, उसके बाद 2 शेयर फॉरफीचर रहता है, यही होता है। ठीक है, अब कैपिटल कितने का था, मान लो 1 रुपए का डिस्काउंट था, या यहाँ 8 वाला ले लेते हैं, यहाँ पे था 2 का डिस्काउंट था। शेयर कितने का था, 10 का, यहाँ 1000 होना चाहिए। ठीक है, अनपेड कॉल्स मान लो कुछ भी है, फॉरफीचर कुछ भी है, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट को अलग से क्रेडिट करना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। जब प्रीमियम नहीं मिल रहा था वो डेबिट हो रहा था, क्योंकि वो एक इनकम थी, लॉस में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन डिस्काउंट हमारे लिए एक लॉस था, ओरिजिनली हमारे लिए एक लॉस था। अगर अब हम ये शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये लॉस हमारा खत्म हो गया है। ये लॉस किस में कन्वर्ट हो गया है, इनकम में कन्वर्ट हो गया। पहले मैं 10 रुपए का शेयर 8 में इशू कर रही थी, अब वो 10 का शेयर में मुझे 8 में इशू नहीं करना है। अब अगर कभी मुझे उसको री इशू करना भी पड़ेगा तो वो 10 के शेयर को मैं वापस से 10 में ही री इशू कर सकती हूँ। क्लियर है बात। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए इनकम बन जाता है अगर हम डिस्काउंटेड शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट के टाइम पे हमें वो शेयर 8 में देना पड़ रहा था, अब हम उसको री इशू के टाइम पे वापस 10 में बेच सकते हैं।
ठीक है। डिस्काउंट ओरिजिनली हमारे लिए लॉस होता है, लेकिन अगर वही डिस्काउंटेड शेयर फॉरफिशर करना पड़ जाए, यानी अगर वही डिस्काउंटेड शेयर हम फॉरफिट करें तो वो फॉरफिट करने के बाद हमारे लिए इनकम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम एंट्री है, शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट एंड देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और फॉरफिचर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, यही कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने फॉरफिट किया शेयर्स को, हाँ यही क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए सुभाष लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 10% डिस्काउंट, यानी 10 का शेयर है और 10% डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट कितना है, 1 रुपये का डिस्काउंट है। ठीक है, 1 रुपया हमारा डिस्काउंट होगा। 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, ऐसा है। ठीक है, नीता who was allotted 300 equity share paid only application money and her share were forfeited after first call। फर्स्ट कॉल के बाद, यानी उससे हमने कितना पैसा मंगवाया है, इतना पैसा हमने उससे मंगवाया है। फर्स्ट कॉल के बाद हमने उसका शेयर क्या किया है, फॉरफिट किया है। ठीक है, तो बेसिक एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, वही शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर थे नीता के पास 300, इनटू कितने का एक शेयर हुआ, हमने उसका शेयर फॉरफिट किया फर्स्ट कॉल के बाद, यानी उससे 3 ऑन एप्लीकेशन मंगवाया होगा, 2 ऑन अलॉटमेंट मंगवाया होगा, और क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे है तो ये एक्स्ट्रा 1 रुपीज भी अलॉटमेंट पे रहेगा, एंड फर्स्ट कॉल पे कितना 2 रुपये, यानी कितना हो जाएगा ये 3 4 5 6 7 और 1 रुपया, ये 8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अलॉटमेंट जो था, अलॉटमेंट हमें 2 रुपये दिया था, लेकिन जब क्वेश्चन में डिस्काउंट या प्रीमियम दिया हो और हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हो कि वो डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ ट्रीट होगा, तो वो हम कहाँ ट्रीट करते हैं, उसको हम अलॉटमेंट पे ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो +1 यहाँ पे हमने इसको कर दिया, यानी हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, यहाँ पे 8 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। फिर 8 में से 1 रुपया तो क्या था, डिस्काउंट का था, वो यहाँ चला गया। फिर अलॉटमेंट मनी कितना था ओरिजिनल बिना डिस्काउंट के, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल कितना था, 300 इंटू फर्स्ट कॉल 2 रुपये। और फॉरफिचर यानी उसने हमें पे क्या किया है, उसने हमें ओनली एप्लीकेशन मनी पे किया है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे 300 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बस बेसिक केस है। अब फर्स्ट केस में क्या था कि नीता ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, यानी उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया था, यानी डिस्काउंट वाला केस उसका नहीं आया था, तब भी एंट्री सेम हुई है। अब यहाँ पे संजय who was allotted 400 equity share, 400 equity share paid application and allotment money, उसने अलॉटमेंट दिया है, only his share were forfeited after final call, इसका शेयर फॉरफिटर हमने फॉरफिट किया फाइनल कॉल के बाद। फाइनल कॉल मतलब पूरे 10 रुपए मंगवाए इससे, कितने शेयर थे उसके पास, 400 शेयर थे, 400 शेयर हैं यहाँ पे, हमने उससे पूरे 10 रुपए मंगवाए हैं। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे होने थे, 2, फाइनल कॉल पे अगेन 2 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू डिस्काउंट कितना था, 1 रुपये का डिस्काउंट था ना, डिस्काउंट 1 रुपीज़। अब हमें पैसा मिला कितना होगा, हमें एप्लीकेशन मनी मिला 3 रुपये और हमें अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट कितना था 2 रुपये, हमें उससे टोटल 5 रुपये रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पे हमने फॉरफिट कर देना है 400 इंटू 5, 2000 रुपीज़। ठीक है, हो गया। अब ये कौन सा केस था जहाँ पे उसने अलॉटमेंट नॉट पेड थी, अलॉटमेंट नहीं मिली थी, ठीक है, और यहाँ पे अलॉटमेंट मिल गई थी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था और इस केस में डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हो गया था। लेकिन नॉट पेड अलॉटमेंट पेड की हो या ना की हो, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, हमारी जनरल एंट्रीज दोनों के लिए सेम रहेंगी। ठीक है, प्रीमियम में एंट्रीज दोनों की अलग अलग होती हैं, डिस्काउंटिंग में एंट्री अलग नहीं होती, एंट्री कॉमन रहेगी। क्लियर है? ओके देन कीजिए इसको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स।